हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज क्या पढ़ने वाले हैं? आपकी 11th स्टैंडर्ड की सिंगेज की मैथमेटिक्स की बुक को हम कर रहे हैं, मतलब 11th और 12th दोनों की वो बुक है। सिंगेज की बुक के सोल्यूशन में हम 11th स्टैंडर्ड IIT-JEE मैथमेटिक्स मेंस और एडवांस लेवल तक हम जा रहे हैं। इस बुक के थ्रू हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पार्ट, और इसमें जो चैप्टर आपका चल रहा है वो चल रहा है कोऑर्डिनेट सिस्टम। बड़ा बेसिक सा पहला स्टैंडर्ड सा चैप्टर है, बहुत मजेदार तरीके से हमने अभी तक काफी सारे टॉपिक डिस्कस किए। और आज जो हमारा कंसेप्ट है वो है कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिफरेंट सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल के अलग अलग सेंटर्स होते हैं, आप जानते हो ना, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इस तरीके से कई सारे सेंटर बनते हैं। कैसे बनते हैं, क्या करना होता है, सारी बातें करेंगे और आप काफी सारी नई चीजें सीखोगे आज के लेक्चर में। और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को कंसोलिडेट करने के लिए हम करेंगे काफी सारे क्वेश्चंस, और दिए जाएंगे आपको कुछ क्वेश्चंस एज एन असाइनमेंट, एज अ होमवर्क। तो क्या आज का लेक्चर शुरू करें बिना किसी डिले के? और इसके साथ ये तो नहीं भूले हो ना कि हमारा प्लेटफॉर्म पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यानी कि किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड, अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हम कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पेमेंट नहीं देना होता है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना होता है, कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन नहीं होता है। पूरा कोर्स, पूरा मॉड्यूल, पूरा पैकेज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। विद दैट स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। एंड आई होप आप जानते हो कि आप हमसे अपने नोट्स की भी या हमारी जो ई बुक्स हैं इनके लिए भी आप रिक्वायरमेंट एक्सेस के लिए रिक्वायरमेंट कन्वे कर सकते हो। गेट योर नोट्स, गेट नोट्स करके आपको एक लिंक दिखाई देगी डिस्क्रिप्शन में, वहां आप क्लिक करेंगे तो हमारी टीम से आप कोऑर्डिनेट करेंगे और उनसे कम्युनिकेट करके उसको लेकर भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। विद दैट स्टूडेंट्स, अब अगर मैं आज के लेक्चर की बात करूं तो आज हम बात करने वाले हैं अलग अलग तरह के सेंटर्स की। पहले बात करते हैं सेंट्रॉइड की। डू यू ऑल रिमेंबर सेंट्रॉइड क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर मैं एक बेसिक से अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करवाना चाहूं तो आपको याद होगा सर, किसी भी ट्रायंगल में अगर आप मीडियंस ड्रॉ करते हो, डू यू रिमेंबर मीडियंस? एक ऐसी लाइन जो अपोजिट मतलब वर्टेक्स से ड्रॉ की गई, एक्सटेंड की गई, एक ऐसी लाइन जो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मतलब यहां से अगर ड्रॉ की तो अगर ये से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड दी सेंट्रॉइड। इसे हम क्या कहते हैं सर? इसे हम कहते हैं सेंट्रॉइड। सर क्यों पढ़ रहे हैं इसे? इसे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर मुझे इन तीनों वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स पता हो तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालना बहुत टफ टास्क नहीं है। तीनों वर्टाइसिस के x कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाय 3, तीनों ही वर्टाइसिस के y कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाय 3 विल गिव यू सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। डू यू रियलाइज कितना आसान तरीका है? मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि कहां हम पूरी ज्योमेट्री लगा के दुनिया भर की चीजें निकाल के वो मीडियन और इन सब के कांसेप्ट लगा के 1:1 के रेशो में कितनी सारी चीजें लाया करते थे, और उसी काम को कितना आसान बना देता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कि सर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में फॉर्मूला अप्लाई करो, आपके सामने सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स होंगे। मतलब आप लोकेट कर पाओगे, ट्रायंगल दिख रहा है ना, बस बता पाओगे कि देखो ये पॉइंट है, ये है आपका सेंट्रॉइड। इतना आसान बना देती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, एक और बात सर, एक और बात ये कि हमें जो पता है, एक और बात है, ये तो नहीं भूलोगे ना कि सर आपके जो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता है वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही लाई करेगा, क्योंकि मीडियंस अंदर ही होती हैं, राइट? अच्छा सर, इसके अलावा क्या कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड निकालने का तरीका याद रखोगे ना? अच्छा, इसके साथ कुछ जरूरी बातें कर लेते हैं। जरूरी क्या बातें? बहुत जरूरी बातें। पहली बात, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एंड दैट ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स इज सेम। इसका क्या मतलब है? सुनिएगा ध्यान से। इसका ये मतलब है कि सर अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, मान लो सर आपके पास एक ट्रायंगल है, लेट्स से दिस इज अ ट्रायंगल, बस एक रैंडम सा ट्रायंगल बना दे रहा हूं, कोई सा भी ट्रायंगल, आइसोसेलेस, राइट एंगल, स्केलीन, कोई सा भी ट्रायंगल है ना। और मैं कह रहा हूं एक और ट्रायंगल बना लो सर, एक और कैसा ट्रायंगल, इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, तो इसको और इसको अगर इन्हें ज्वाइन करके जो हमने ट्रायंगल बनाया, मान लो ये रहा वो ट्रायंगल। सो टेक्निकली जो इस बाहर वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होगा ना और जो इस अंदर वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होगा वो कोइंसाइड करेंगे, यानी वो सेम होंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? दिस इज द कॉमन सेंट्रॉइड। ये सेंट्रॉइड हमेशा सेम होगा, मतलब इसका भी होगा और इस ट्रायंगल का भी होगा। क्या कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? ये बात याद रखोगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, काम की बात क्या कि ये जो पॉइंट है ये दोनों ही ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है। सर कौन से दोनों ट्रायंगल्स? पहला तो एक कोई सा भी ट्रायंगल, और उस ट्रायंगल की साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर हमने ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाया तो उस ट्रायंगल का भी जो सेंट्रॉइड होगा वो यही होगा। याद तो रहेगा, क्योंकि मान लो क्वेश्चन में अगर दिया गया, आप समझो बात को, क्वेश्चन में दिया गया कि सर एक ये ट्रायंगल है जिसकी आपको वर्टाइसेस दे दी ABC, और उसने बोला इन वर्टाइसेस, या छोड़ो, इन साइड्स के जो मिड पॉइंट्स हैं उनसे एक ट्रायंगल बना, उसका सेंट्रॉइड बताओ। तो आपको मिड पॉइंट निकाल के फिर उनका सेंट्रॉइड निकालने की जरूरत नहीं है, वो वही आएगा क्या जो इस बड़े वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होगा।
क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो, है ना। तो बात घुमा फिरा के वो यूज करेंगे। अब देखो इसको क्वेश्चन में वो डाल देगा किसी ना किसी तरीके से। अब आपका नॉलेज है, आपकी इंटेलिजेंस है कि आप वो हार्ड वर्क वाला काम या स्मार्ट वर्क वाला काम करना चाहते हो। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है, आपके पास इंटेलिजेंस है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, अब आप उसे यूज कर पा रहे हो। तो वो लंबी मेथड या लंबी अप्रोच के बजाय आप उसे स्मार्टली, कम वक्त में, इफिशिएंटली, इफेक्टिवली सॉल्व कर पा रहे हो। यही बात का फर्क है। तो इन्हें वैसे अप्लाई करना है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है सर, जो नेक्स्ट पॉइंट है, द 3 मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड द ट्रायंगल इनटू 6 इक्वल एरियाज। इसका क्या मतलब है सर, इसका भी बहुत जरूरी मतलब है जनाब, इसका भी बहुत क्रूशियल सा मतलब है। मान लो सर ये एक ट्रायंगल है, ऐसा उल्टा क्यों बनाया, कैसा भी बनाए, ट्रायंगल है ना। अच्छा ट्रायंगल तो है सर, लेकिन आपका क्या कहना है, मेरा ये कहना है कि इसका जो सेंट्रॉइड है, उससे अगर मैं सारी वर्टाइसिस को करेक्ट कर दूं, चलो छोड़ो वो काम की बात, छोड़ो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अगर मैं मीडियंस ड्रॉ करूं, मैं तो 3 मीडियंस ड्रॉ कर रहा हूं, है ना। तो एक मीडियन क्या होगी सर, यहाँ पे मिड पॉइंट हो जाएगा, एक मिड पॉइंट ये हो जाएगा, एक मिड पॉइंट ये हो जाएगा। क्या बात समझे आप, बिल्कुल समझ गए सर। इसे मैंने ज्वाइन किया इसकी वर्टेक्स से अपोजिट, तो ये मीडियन आपकी ड्रॉ गई। इसे ज्वाइन किया इस वर्टेक्स से, तो ये आपकी मीडियन हो गई। और इसे ज्वाइन किया इस वर्टेक्स से, तो ये आपकी मीडियन हो गई। कोई तकलीफ तो नहीं। मेरा बस आपसे ये कहना है, इस बात पे गौर फरमाइएगा कि ये जो आपको अलग अलग ट्राइंगल्स मिले, जैसे मैं से कहता हूँ ए, क्या लिख रहा हूँ मैं, ये लिखा ए, ये लिखा बी, ये लिखा सी, है ना। इन मीडियंस को भी नाम दे देते हैं, मतलब मीडियंस के फूट या जो फीट जो बने हैं वो हैं डी लेट्स से, ई लेट्स से और एफ। और इस सेंट्रॉइड को हम यूजुअली जी से डिनोट करते हैं, लेट्स कॉल इट जी। तो मैं आपसे कुछ ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूँ, किस ट्रायंगल की, ए एफ जी। अगर मैं आपसे ट्रायंगल की बात करूँ, कौन, ए एफ जी। या फिर मैं किस ट्रायंगल की बात करूँ, जी एफ बी। मैं किस ट्रायंगल की बात करूँ, लेट्स से बी एफ जी। कोई तकलीफ तो नहीं। या फिर मैं बात करूं आपसे ट्रायंगल बी डी जी, किसकी बात कर रहा हूं भाई, ट्रायंगल बी डी जी। या फिर मैं और आपसे बातें करूं कि ट्रायंगल सी डी जी, किस ट्रायंगल की भाई सर, ट्रायंगल सी डी जी। या फिर थोड़ा और आगे बढ़ूं, कुछ और चीजें देखो, तो ट्रायंगल सी ई जी। कौन सा ट्रायंगल सर, सी ई जी। या फिर एक ट्रायंगल और बन रहा है सर, कौन सा वाला, ए ई जी। एक और ट्रायंगल बन रहा है सर, ए ई जी। ये जो सारे ट्रायंगल्स हैं ना जनाब, ये सारे ही ट्रायंगल्स का एरिया जो होगा वो होगा सेम। ये सारे ही ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा वो होगा सेम। मतलब अगर आप तीनों मीडियंस ड्रॉ कर दें किसी भी ट्रायंगल में, तो वो इक्वल एरिया के ट्रायंगल्स बनाते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, ये ट्रायंगल तो थोड़ा अजीब दिख रहा है, तो चिंता मत करो, वो दिख रहा होगा बट एरिया वाइज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे, इस बारे में बात नहीं हो रही है। वो जैसे भी हो, जो भी हो, बस मेरा आपसे ये कहना है, सुनिएगा ध्यान से, कि हमेशा मीडियंस जो हैं वो आपके ट्रायंगल को 6 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है। ट्रायंगल सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट हो नहीं पता, पर वो ट्रायंगल्स जो होंगे, उन सारे ट्रायंगल्स का एरिया जो होगा, इन सारे ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। क्या ये बात आप याद रखोगे, ये जो सारे आपके 6 ट्रायंगल्स बने हैं, इन सारे के सारे ट्रायंगल्स का एरिया, दिस 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 एंड दिस, इन सारे के सारे 6 ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा। बात याद रखना। और ये कौन करके दे रहा है आपकी हेल्प, सेंट्रॉइड। भूलोगे तो नहीं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सुनिएगा ध्यान से। अगर इसी बात को मैं ऐसे कहता, कैसे कहते सर, इसी बात को अगर मैं ऐसे कहता कि सर सेंट्रॉइड से वर्टाइसिस को ज्वाइन करिए और सेंट्रॉइड से उनकी अपोजिट साइड्स पर आप उसको बाइसेक्ट करवा दीजिए, मतलब वही बेसिकली मीडियंस ड्रॉ कर लीजिए, तो आपका ट्रायंगल 6 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है। वो वही बात है, बस घुमा फिरा के मैंने कही है, पर जब इस तरीके से कोई कहे तो याद रखना कि इसका भी वही मतलब होता है। भूलोगे तो नहीं। क्या ये सेकंड पॉइंट, सेकंड स्टेटमेंट समझ आया, याद रहेगा। सर थर्ड स्टेटमेंट क्या है, सुनते हैं। इन अ ट्रायंगल द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द मिड पॉइंट of sides are parallel to the opposite sides and the 4 triangles created by these line segments are congruent and so have equal areas। तो कुछ समझ नहीं आया, one after another, एक एक स्टेटमेंट पढ़ो। In a triangle the line segment connecting to the midpoints of the sides, सुनिएगा ध्यान से, इस लाइन का बहुत क्रूशियल मतलब है, इससे बात खत्म हो जाएगी। मैंने आपसे क्या कहा, गौर फरमाइए। ये प्रॉपर्टीज आपने कहीं ना कहीं लाइफ में कभी ना कभी पढ़ी है। जैसे मान लो सर ये आपका एक ट्रायंगल है, लेट्स से ये आपका एक ट्रायंगल है, सुन रहे हो क्या सर। इस ट्रायंगल में अगर मैंने इस साइड की ये और इस साइड की ये, इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो आपकी ये एक लाइन बनेगी। पहली बात तो वो आपसे ये बोल रहा है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी, मतलब आपने जो लाइन बनाई है ये क्या है, इस साइड का और इस साइड का और इस साइड का और इस साइड का मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है। तो ऑफ कोर्स जो थर्ड साइड है उसके पैरेलल होगी। क्या ये बात आपको समझ आई। दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। आर पैरेलल टू द अपोजिट साइड्स एंड द 4 triangles created by these lines,
4 ट्रायंगल्स क्रिएटेड बाय दीज लाइंस का क्या मतलब सर? और बन सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अच्छा सर ऐसा करो ना, आप यहाँ पे एक और मिड पॉइंट निकाल लो। कौन सा? मान लेते हैं ये वाला। तो सर ये इस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अब अगर मैंने इसे ज्वाइन करवाया तो मेरे ख्याल से क्या बन जा रहा है, मैं इसे थोड़ा यहाँ बना लूँ तो चलेगा क्या? क्योंकि एक्चुअली वो मिड पॉइंट थोड़ा इधर ही है, तो मैं थोड़ा सा उसे शिफ्ट कर रहा हूँ, घबराना मत। ये मान लो आपका मिड पॉइंट है, तो ये आपकी इस साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, राइट? दिक्कत तो नहीं। और ये कुछ कैसे बनेगा? इस तरीके से। डू यू ऑल अंडरस्टैंड और रियलाइज माई वेरी बेसिक सिंपल पॉइंट कि सर ये जो लाइन है, ये इस साइड के पैरेलल है। और एक और बात स्टूडेंट्स की ये जो लाइन है ये ऑफ कोर्स इस साइड के पैरेलल है। इन सारी बातों में खास बात क्या? इन सारी बातों में खास बात ये कि अब जो आपके 4 ट्रायंगल बनेंगे, चाहे कोई सा भी ट्रायंगल हो, स्केलीन, आइसोसेलेस, राइट एंगल, इक्विलैटरल, कोई सा भी हो, एक नॉर्मल ट्रायंगल बेसिकली, उसमें जब आप इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके कुछ लाइंस खींचते हो तो उससे आपका ट्रायंगल 4, 1, 2, 3, 4 ना सिर्फ इक्वल एरिया वाले बल्कि 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड होता है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, आर यू लिसनिंग टू दैट? कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं सर? एग्जैक्ट सेम, मतलब सेम शेप, सेम साइज, सेम साइड, सेम एंगल, सब कुछ। मतलब ये जो चारों ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये जो चारों ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं, 1, ये जो दिख रहा है 2, ये जो दिख रहा है 3 और ये जो दिख रहा है 4। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं फिर से दोहरा देता हूँ इन चारों बातों को, फिर से ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा स्टूडेंट्स। मैं जो आपसे कहना वो ये कि अगर ये है ट्रायंगल ABC, अगर ये था एक ट्रायंगल ABC, इसमें जो इन पॉइंट्स को हमने निकाला, मान लो ये पॉइंट क्या था, लेट्स से D, ये पॉइंट था लेट्स से E और ये पॉइंट था लेट्स से F। तो ये जो 4 ट्रायंगल्स आपके बने ना, कौन कौन से? सुनिएगा ध्यान से। पहला ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ, कौन सा? AFE है ना, पहला ट्रायंगल कौन सा? AFE। दूसरा ट्रायंगल कौन सा? ध्यान से सुनना, EDC। कौन सा ट्रायंगल स्टूडेंट्स? EDC। और एक और ट्रायंगल कौन सा स्टूडेंट्स? DFE। कौन सा ट्रायंगल भाई? DFE या EFD लिख दे रहा हूं क्योंकि E मैंने गलती से पहले लिख दिया, कोई बात नहीं। और यहाँ पे BFD, एक और ट्रायंगल कौन सा? BFD। तो ये जो चारों ट्रायंगल्स बने हैं ना सर, इस बार बात सिर्फ इक्वल एरिया की नहीं है। ये चारों ट्रायंगल्स ना सिर्फ एरिया में इक्वल होंगे बल्कि ये चारों के चारों ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट होना मतलब सिमिलर तो नहीं, वो सेम ही हो गया ना, बिल्कुल सेम। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इस बार भी इन चारों का एरिया क्या होगा भाई? सेम। मतलब दिस 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 एंड दिस, ये चारों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा। ये भूलोगे तो नहीं, ये बहुत क्रूशियल, बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स, इन्हें याद रखिएगा। तो वो क्या कहना चाह रहा है? यही बात कि अगर आप किसी भी साइड के पैरेलल, मतलब उन 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन बनाते हो तो पैरेलल होती है। और इस तरीके से तीनों साइड्स, मतलब 2-2 के पेयर लेके आप ऐसे बनाओ तो जो मिड पॉइंट्स ज्वाइन करके आपके जो ट्रायंगल्स बनेंगे वो 4 ट्रायंगल्स बनेंगे और चारों के चारों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी ट्रायंगल। विल यू ऑल रिमेंबर दैट? आई होप आप ये बात याद रखेंगे। और मुझे बस इतना बताओ कि आप इनके नोट्स बना रहे हो या नहीं, आप इनको समझ रहे हो या नहीं, आप इन्हें अच्छे से फॉलो कर रहे हो ना, क्योंकि नहीं हम आने वाले क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। इन्हीं प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब जेईई मेंस और एडवांस ऐसी ही एग्जामिनेशन है कि वो बेसिक कंसेप्ट वही उठाते हैं, आपके बेसिक जो आपको पढ़ाए गए, पर वो चेक करते हैं कि आपने उन्हें कैसे पढ़ा है, आपने उन्हें सीखा था या नहीं, आप उन्हें भूले तो नहीं हो, आप उन्हें अप्लाई करना जानते हो या नहीं। तो इन बेसिक चीज़ों पर सवाल बनते हैं साहब, बस इन्हीं पे बात बनती है और इन्हीं को चेक किया जाता है कि आपको आता है नहीं। बस यही ये एग्जाम्स हैं, याद रखोगे। और अगर आप याद रखोगे तो हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन। क्या यहाँ तक कोई परेशानी? एक क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या बोल रहा है? ये सारे बुक से ही लिए गए हैं ना, हर एक चीज बिल्कुल वहीं से फॉलो की जा रही है, उसका एक्सट्रैक्ट, उसका निचोड़ आपके लिए लाया जा रहा है, बेस्ट चीजें वहां से फेच की जा रही है और उन्हें आपके लिए डिलीवर किया जा रहा है। अगर सर यहाँ पे बात करें तो क्या बोल रहा है वो? OP और Q। OP और Q जो है वो वर्टाइसेस है ट्रायंगल OPQ की। सर मैं थोड़ा सा इसको विजुलाइज करूँ क्या? कोशिश करते हैं भाई। ट्रायंगल OPQ है ना, तो ट्रायंगल OPQ में सर O तो मुझे ओरिजिन दिख रहा है 0,0, बिल्कुल सर। और Q जो है वो 6,0 मुझे x एक्सिस पे दिख रहा है। Q जो है मुझे 6,0 x एक्सिस पे दिख रहा है। और जो P है वो है सर 3,4। तो P को मैं यहाँ कहीं ले लेता हूँ, लेट्स से थोड़ा वैसे ऐसे मान लेता हूँ, ये 3 होगा, ये कहीं 4 होगा। तो लेट्स से मैं ले लेता हूँ क्या पॉइंट स्टूडेंट्स? मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ P जो कि है 3,4। भूलोगे तो नहीं? अच्छा, इन सारी बातों में अब क्या बात सर? अगर मैं ये ट्रायंगल बनाऊं, मतलब अगर मैंने O से P को कनेक्ट किया और P से Q को कनेक्ट किया, है ना, मुझे कुछ नहीं पता अभी चीज़ें, बस चीज़ें ऐसी हैं। मेरा आपसे ये कहना है कि आप वैसे तो ऑब्जर्वेशन से देख के बता दोगे कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, फिर भी छोड़ो सारी बातें, हमें नहीं पता कुछ भी। हम तो क्या बोल रहे हैं सर? ये 3 वर्टाइसेस हैं, आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल OPQ।
find the point R, find the point R inside the triangle OPQ, inside the triangle OPQ such that the triangles OPR, PQR, OQR of the equal areas. कुछ समझ पा रहे हो आप मैं जो कहना चाह रहा हूं? मैं फिर से दोहरा रहा हूं इस बात को कि इस ट्रायंगल OPQ के अंदर एक पॉइंट है R, इस ट्रायंगल OPQ के अंदर एक पॉइंट है कहीं ना कहीं R, मुझे नहीं पता। वो आपसे ये कह रहा है कि जो आपका OPR है, जो आपका ट्रायंगल है OPR, जो आपका ट्रायंगल है PQR, जो आपका ट्रायंगल है PQR और जो आपका ट्रायंगल है ORQ, जो आपका ट्रायंगल है OQR या ORQ, इन तीनों का एरिया सेम है। कुछ स्ट्राइक कर रहा है क्या? कुछ स्ट्राइक कर रहा है क्या? जल्दी बताओ स्टूडेंट्स, क्या दिमाग में आ रहा है? क्या मुझे आप बता सकते हो ये R पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? जल्दी सोच के बताओ, दिमाग लगाओ, ये R पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? क्या अभी हमने डिस्कस नहीं किया कि ये पॉइंट आपका सेंट्रॉइड होगा? क्यों होगा? क्योंकि सर ये अगर इसे थोड़ा और एक्सटेंड करता तो ये 6 इक्वल ट्रायंगल बनाता, सेम एरिया के। इक्वल ट्रायंगल मतलब सेम एरिया के, तो उन्हीं को दो को, जैसे इन दोनों को मर्ज कर दिया, जैसे यहाँ पे बनाता तो इन दोनों को मर्ज कर दिया, यहाँ पे दोनों को मर्ज कर दिया, तो उन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया भी तो सेम होगा। मतलब इन दोनों का, इन दोनों का और इन दोनों का भी तो सेम होगा। आप बात समझ पा रहे हो? मतलब जहां वो सेंट्रॉइड जिसे 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था, तो पेयर वाइज अगर मैं देख लूं हर एक साइड के लिए, तो बिल्कुल ये दोनों सेम थे, ये दोनों सेम थे और ये दोनों सेम थे। तो अगर इनको कंबाइन करा तो ये 3 ट्रायंगल्स सेम एरिया के में डिवाइड करेगा। और कौन करेगा? सेंट्रॉइड। आप समझ पा रहे हो? उस प्रॉपर्टी पर ये बेस्ड क्वेश्चन है। डायरेक्टली नहीं बोला उसने कि सेंट्रॉइड निकाल के बताओ, उसने बोला R एक ऐसा पॉइंट है जो कि इन साइड्स के साथ, जब आप वर्टेक्स से R को ज्वाइन करते हो तो जो 3 ट्रायंगल्स बनते हैं वो इक्वल एरिया के होते हैं। तो जैसे ही बात आप पढ़ोगे ना, आप कहोगे सर ऐसा तो एक ही पॉइंट है जो फुलफिल कर पाता है, वो होता है सेंट्रॉइड। सर मैं तो भूल गया सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं। अरे साहब सेंट्रॉइड तो सबसे आसान तरीका है। सर कैसे आसान है? क्या करना है? 3 + 6 + 0, मैं लिख भी देता हूं अगर भूल जाते हो तो 3 + 6 + 0 डिवाइडेड बाई 3, भूले तो नहीं हूं सर। सिमिलरली 4 + 0 + 0, ये कितना आ जा रहा है? 4। मैं लिख रहा हूँ है ना, ऐसे बस ऐसे बच्चों जैसे लिखना नहीं है भाई, हमें एग्जाम में हमें एक एक स्टेप ऐसे नहीं सॉल्व करनी है, नहीं तो बस मन में कर लेना है फटाफट। तो क्या आ रहा है सर? 10/3, ये कितना आ जा रहा है भाई? 10/3, और ये आ रहा है 4/3, तो 10/3, मतलब 10/3 बोल रहा हूँ मैं। 10/3 और 4/3 ये जो आपके हैं, ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं सर? ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, उस खास पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं जो इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इस सोल्यूशन को अच्छे से देखो स्टूडेंट्स, इस सोल्यूशन को अच्छे से समझो और मुझे बताओ कि ये पूरा सोल्यूशन आपको समझ आया या नहीं। पूरे सोल्यूशन में कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स? कुछ गड़बड़ हो तो बता दो भाई, मैंने शायद कोई गड़बड़ कर दी है। बिल्कुल सर, आप बेवकूफ़ी तो करते हो। बेवकूफ़ी इसलिए कर रहे हो आप क्योंकि जो आंसर है आपका यहाँ पे, कैसे कैसे सोल्यूशन निकालोगे सर आप, IIT JEE कैसे क्लियर होगी अगर आप ऐसे सिली एरर्स करोगे? तो मैंने पता नहीं 10 क्यों बोल दिया। 6 और 3 9, 9/3 कितना हो जाता है भाई? 3, और ये तो 4/3 है ना? हाँ ये 4/3 है ना, 4/3 और ये 6 और 3, मतलब ऐसे बच्चों जैसे मत लिखना यार, वो पता नहीं क्यों इस लिखने में गलती होती है। आप फटाफट कर लो, 3 और 6 9 + 0/9/3, 3 ही होता है, ऐसे निकाल लो। क्यों घुमाना है चीज़ों को, है ना? मतलब फिर वही बात, जीनियस इज कीपिंग कॉम्प्लेक्स थिंग्स ईजी, नॉट ईजी थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। क्यों इतना करना है? क्या ये बात आपको समझ आई? और ये बात अगर आपको समझ आ गई साहब, तो अगले सर्कल के सेंटर की तरफ बढ़ते हैं जो कि होता है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है सर? कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा कहना है पहले हम समझते हैं सरकम सेंटर होता क्या है। सरकम सेंटर का मतलब होता है कि सर अगर आपके पास मान लो एक ट्रायंगल है, सर मान लो अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, तो एक ऐसा सर्कल बनाओ सर, एक ऐसा सर्कल बनाओ जो कि इस ट्रायंगल की तीनों वर्टाइसेस को टच करे। मतलब ऐसा होता है सर, यकीन करो। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उनसे क्या बन जाता है? ट्रायंगल। और अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल बन जाता है तो उनसे एक यूनिक सर्कल डेफिनेटली पास करेगा। यानी कि हर ट्रायंगल की तीनों वर्टाइसेस से एक यूनिक सर्कल पास होगा। और अगर ऐसा होगा तो आप कहोगे कि ये जो सर्कल है ये वो खास सर्कल है जो इस ट्रायंगल की तीनों वर्टाइसेस को टच करके निकलता है। ये वो सर्कल है जो इस ट्रायंगल की तीनों वर्टाइसेस को टच करके निकलता है। और अगर ऐसा होता है तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा सर ये जो सर्कल है ये सरकम सर्कल है। ये कैसा सर्कल है सर? ये जो सर्कल है ये सरकम सर्कल है। ये बात तो नहीं भूलोगे सर, समझ गए? और अगर ये सर्कल सरकम सर्कल है तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा ना, इस सर्कल का जो सेंटर होगा सर, उस सेंटर को आप कहते हो सरकम सेंटर। इस सेंटर को आप कहते हो सरकम सेंटर। यानी कि सर आप ये कह रहे हो कि अगर ये कोऑर्डिनेट
ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट पता हो तो हम सर्कम सेंटर भी निकाल सकते हैं। हाँ, ज्योमेट्रिकली प्रूव करने में मैं नहीं जा रहा हूं, बस एक आइडिया दे रहा हूं कि सोच के देखो, यहां से इसे ज्वाइन किया, यहां से इसे ज्वाइन किया और यहां से इसे ज्वाइन किया, तो ये और ये इक्वल होंगे क्या? सर क्या बोल रहे हो, को समझ नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं होंगे इक्वल? स्टूडेंट्स आप सोच के देखो, ये एक सर्कल की रेडियस ही तो है, सेंटर से सरकमफेरेंस को टच करने वाली डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस को आप क्या कहोगे? सर इस डिस्टेंस को हम कहेंगे सरकम रेडियस। आप बात समझ पा रहे हो या नहीं भाई? मुझे जल्दी से जवाब दो, आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? आपको यहाँ तक बातें क्लियर हो रही हैं या नहीं? कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? ये बहुत बेसिक सी बातें हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपको सरकम सेंटर पता करना है, पहले तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज द सेंटर ऑफ द सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। ये वही बात है, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल मतलब वर्टाइसेस को टच करता हो सर्कल। ऑल्सो ये बहुत जरूरी बात है, बस इसको ध्यान से सुनना है, यही क्रक्स है। इट इज द पॉइंट where perpendicular bisectors of the sides of the triangle are concurrent। इसका क्या मतलब सर, थोड़ा समझाओ। मेरा कहना है, सुनिएगा ध्यान से, मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं सर कि हमारे पास क्या है भाई, एक ट्रायंगल। मेरा आपसे कहना है कि आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हो। सर परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड? नहीं, एल्टीट्यूड अलग होते हैं, परपेंडिकुलर अलग होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की मैं बात कर रहा हूं। बाइसेक्टर मतलब मीडियन जैसा कुछ। एक मिनट, आप थोड़ा गड़बड़ जा रहे हो। एल्टीट्यूड और मीडियन को मिक्स करके बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इन दोनों से ही अलग चला जाता है। वो कैसे, सुनिएगा। पहले तो बताओ इस साइड का मिड पॉइंट क्या है? सर ये, इस पे परपेंडिकुलर बना दो, इस पे एक परपेंडिकुलर बना दो। तो सर इस पे जैसे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो कुछ ऐसा जा रहा होगा। बिल्कुल सही बात। आगे क्या सर? सर इस साइड का जो मिड पॉइंट होगा मुझे यहां कहीं दिख रहा है, बस आप इस पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, आप इस पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। डू यू रियलाइज हम क्या कर रहे हैं? हम साइड्स को डिवाइड करने वाला एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। और सिमिलरली इस साइड को भी जब आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो यहाँ कहीं से गुजरेगी, और इस पर जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वैसे गुजरेगा। तो पहली बात तो ये कि जो आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, वो कॉन्करेंट होते हैं। कॉन्करेंट मतलब तीनों एक किसी फिक्स्ड पॉइंट से गुजरते हैं, और अगर ये एक किसी फिक्स्ड पॉइंट से गुजरते हैं, जिस पॉइंट से गुजरते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं जनाब? उसे हम कहते हैं सरकम सेंटर। और जो आपको सरकम सेंटर मिल गया तो क्या आप मुझे सरकम रेडियस बना के दे दोगे? सर क्यों नहीं दे पाएंगे। सरकम सेंटर से सरकम रेडियस क्या होती है? सरकम रेडियस मतलब वर्टाइसिस तक ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? सरकम रेडियस। तो ये क्या मिल गई सर? ये मिल गई आपको सरकम रेडियस। भूले तो नहीं हो। और अगर ये सरकम रेडियस मिल गई तो क्या हम सरकमस्क्राइब सर्कल जो कि इसकी तीनों वर्टाइसिस से पास हो रहा हो ड्रॉ कर सकते हैं क्या? कोई बुराई नहीं सर, कर देंगे। बात समझ पा रहे हो क्या? कोई परेशानी तो नहीं है? सर यही बात यहां पे लिखी हुई है। सरकम सेंटर ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल इनसाइड लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता तो फिर वो बाहर चला जाता, क्योंकि ऑफ कोर्स वो बाहर जाता। आप बना के देख लेना। और अगर वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज द क्रक्स, दिस इज द होल पॉइंट जो कि आपको याद रखना है, तो वो हमेशा हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। सर ये बात नहीं समझ आई, ये बात को थोड़ा ऐसे डाइजेस्ट करो स्टूडेंट्स, सुनिएगा ध्यान से। मान लो अगर आपका ये क्या है सर, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये सर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसे सोचो कि ऑफ कोर्स अगर आपने यहाँ से कहाँ से स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर एक ड्रॉ किया, मतलब ये आपका बाइसेक्टर है, तो जैसे ही आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे तो ये कुछ ऐसा होगा। सिमिलरली ये आपका बाइसेक्टर है, और जैसे ही आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे तो वो यहाँ कहीं से ऐसा कुछ इंटरसेक्ट करेगा, और ये जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट होगा आपका इस और इस साइड का मिड पॉइंट। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप ये सब भी नहीं सोचते ना, तो आप तो बस ये बताते इस साइड का जो मिड पॉइंट होता, इस साइड का जो मिड पॉइंट होता वो यहीं से गुजरता, और इस पर परपेंडिकुलर कुछ ऐसा गुजरता। जरूरी नहीं वो इस पॉइंट से जाए, तो मिड पॉइंट ही होता, और तीनों यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये जो है इस केस में सरकम सेंटर होगा। अच्छा पता है, इसको ऐसे भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इसे ऐसे भी प्रूव करने की जरूरत नहीं। क्या बात कर रहे हो सर, कोई और तरीका भी हो सकता है क्या? मेरा कहना है थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। क्यों सर, क्यों लगाएं? क्योंकि पहले तो मैं सर्कल बना लूं। बिल्कुल बना लो सर। आप मुझे एक बात का जवाब दो, मेरी बस इतनी सी हेल्प करो कि सर अगर ये सर्कल यहाँ से और यहाँ से गुजर रहा है, बस इतना बताओ, अगर ये एक लाइन है, और ये लाइन सर्कल की सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री एंगल, एक राइट एंगल सबटेंड कर रही है, तो ये लाइन क्या होगी? डायामीटर। अभी तो पढ़ा भाई, डायामीटर जो होता है वो सर्कल के सरकमफेरेंस पे कहीं भी एक 90 डिग्री एंगल सबटेंड करती है। और अगर ये डायामीटर है तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? इसका मिड पॉइंट होगा वापस वही बात सर, सरकम सेंटर।
क्या आपको बातें समझ आ रही हैं? क्या आपको रियलाइज हो रहा है कितनी मेस्मराइजिंग है मैथमेटिक्स, जो आप कहीं से भी कुछ भी प्रूव कर सकते हो। सर ये करना है, ये लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं, ये करना है, अच्छा ये बातें पता है, अप्लाई कर देते हैं, बस ऐसे चीज़ें निकलती चली जाएंगी। और ऐसे चीज़ें निकलती चली जाएंगी तो क्या ये पॉइंट आप याद रखोगे कि सर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम सेंटर होता है वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। तो कभी गलती से पता चल गया कि सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका सर्कम सेंटर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं तो बोलूंगा हाइपोटेन्यूज दिख रहा है ना सर, इसका मिड पॉइंट निकालो, खत्म करो। हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट निकालो, वो क्या होगा भाई, सर्कम सेंटर। याद रहेगा क्या सर? याद रहेगा, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, इस पॉइंट का अच्छे से नोट बना लीजिएगा, भूलिएगा मत, काम की बात है। काम की सारी बातें याद तो रखना है, पर इस पे सवाल बनते हैं। अच्छा आगे क्या सर? ये है आपका सर्कम सेंटर निकालने का फॉर्मूला। बहुत डायरेक्टली बहुत ज्यादा तो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर फिर भी नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर बात बनी तो इस फॉर्मूले से डायरेक्टली आप सर्कम सेंटर रिलोकेट कर लेती हो। मैक्सिमम सिनेरियो में इस पर या इन बातों पर सवाल बनते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े से कम आते हैं, बट फिर भी एक बार इन सारी बातों को नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और चीजें डिस्कस करते हैं। ये फॉर्मूला नोट डाउन किया स्टूडेंट्स, इसे अच्छे से लिख लिया, याद रखिएगा, इससे भी ज्यादा जरूरी ये बात भी याद रखिएगा, इस पे सवाल बनते हैं। और अगर यहां तक चीजें समझ आई तो क्या आप मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके दोगे? वही बात, सिंगेज की बुक से अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्ट किए गए, उठाए गए हैं, और आपको बोर्ड से, स्क्रैच से, जेईई मेंस और एडवांस लेवल के तक की तैयारी हम यहाँ पर करवा रहे हैं। मेरा आपसे ये पूछना है कि आप मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके बता दीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोटोकॉल आप जानते हो ना, हम चाहेंगे कि पहले स्क्रीन पॉज कर लो, आप अटेम्प्ट कर लो और मुझे कमेंट में लिख के बता दो इस क्वेश्चन का आंसर, और ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन की आपकी मेथड कि आपने इसे कैसे वर्कआउट किया। तो भाई मेरा ये कहना है कि सर इस क्वेश्चन में करना क्या है। वो कह रहा है एक ट्रायंगल है एबीसी जिसकी वर्टाइसेस हैं ए, बी और सी। अच्छी बात है सर। अब पता है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, वो पूछेगा प्रूव दैट की बजाय देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos θ 1 cos θ 2 प्लस cos θ 3 और क्वेश्चन मार्क। अब बात समझ पाए, और ऑप्शन होंगे, तो यहां पे अभी उसने प्रूव दैट करके लिख दिया है, इस बात से तो कोई परेशानी नहीं है सर। नहीं है, तो ये तीन हमारे पास वर्टाइसेस हैं। और अच्छा एक और बात उसने कही, एक और बात कही, आप मिस कर गए शायद पढ़ना सर, आप ना क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते हो। क्वेश्चन में बहुत काम की बात लिखी हुई थी सर, ये ट्रायंगल कैसा है, ये ट्रायंगल एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो क्या कर लिया सर आपने? मेरा कहना है थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा संयम रखिए, और मुझे बस एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना के बताइए। सर ये लो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, लग रहा है ना? लगभग लगभग, हाँ सर लग रहा है। तो आप क्या कहना चाह रहे हो? इसकी तीन वर्टाइसेस है सर, है ना, एक है ए, एक है बी और एक है सी। मैं कह रहा हूं आप थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा ध्यान से ए, बी और सी को ऑब्जर्व करो। देखते हैं सर थोड़ा ध्यान से, अगर ए, बी और सी को देखा तो आप क्या कह रहे हो? मैं एक हिंट दूं क्या? चलो मैं आपको एक हिंट देता हूं। मैं हिंट ये दे रहा हूं कि अगर आप थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, तो मैं आपको हिंट ये दे रहा हूं कि क्या आपको एक आइडेंटिटी याद है जो आप ट्रिगो में पढ़ते हो कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। चलो इस हिंट को लेकर इसको थोड़ा सोचो, इस हिंट को लेकर थोड़ा इसको सोचो। सर सोच तो रहे पर कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो मैं एक और हिंट देता हूँ, एक और हिंट लेते हैं हम। ये थी आपकी पहली हिंट। दूसरी हिंट है ओरिजिन से इन वर्टाइसेस का आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो क्या? ओरिजिन से इन वर्टाइसेस का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो क्या? द मोमेंट यू अप्लाई दिस थिंग, आई थिंक आपका आंसर आ जाएगा, आपको क्लिक कर जाएगा कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। सोच के देखना, स्क्रीन अगर अभी भी मन हो रहा है तो पॉज कर लो, ट्राई करो, क्योंकि अभी भी आप कर सकते हो। इतनी हिंट काफी है इस क्वेश्चन के लिए। क्या कहना चाह रहा हूँ सुनो। सर ओरिजिन से पॉइंट ए की डिस्टेंस निकालते हैं, तो सुनना, ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनसाइड एंड अंडर रूट। तो ये क्या होगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1। मैं आई होप लिख नहीं रहा हूं तो आप समझ पा रहे हो, है ना? मैं लिख देता हूं, जो ओरिजिन से ए पॉइंट की डिस्टेंस होगी वो होगी अंडर रूट ओवर, है ना, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, है ना? तो आप क्या कहना चाह रहे हो सर? मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ अगर ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, दोनों का एंगल सेम है, ये हो जाएगा 1 अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर अगर ए स्क्वायर है तो ओ ए की वैल्यू कितनी आई सर? ओ ए की वैल्यू आई ए। मान ली सर आपकी बात, मुझे ओ बी की वैल्यू बताओ, ओ बी की डिस्टेंस कितनी है सर? वही बात है वापस। अच्छा ओ सी की डिस्टेंस कितनी है सर? वही बात है वापस। मतलब ओ ए हो या ओ बी हो या ओ सी हो, तीनों की डिस्टेंस सेम है, तीनों की डिस्टेंस सेम है। अगर तीनों की डिस्टेंस सेम है तो क्या करें सर? अगर तीनों की डिस्टेंस सेम है तो कहना है इसे कि ओरिजिन जो रहा होगा सर, ओरिजिन जो रहा होगा, अगर उससे आपने जब ए की डिस्टेंस निकाली, ओरिजिन से जब आपने बी की डिस्टेंस निकाली और ओरिजिन से जब आपने सी की डिस्टेंस निकाली,
और अगर ये तीनों सेम आई, अगर लकीली ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम आई, तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आपकी हो गई सर्कम रेडियस? और चूंकि सर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल था, तो चाहे सर्कम रेडियस हो, चाहे ऑर्थो सेंटर हो, बात करेंगे अभी, चाहे सेंट्रॉइड हो या चाहे इन सेंटर हो, उस बारे में भी बात करेंगे, ये सब इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेम होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल इतना अच्छा ट्रायंगल है कि सर बिल्कुल सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर सब एक ही होते हैं। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो पॉइंट है ओ, ये जो पॉइंट है ओ, जो कि कोइंसिडेंटली है ओरिजिन, ये पॉइंट ओ ना सिर्फ इसका सर्कम सेंटर है, ना सिर्फ इसका सर्कम सेंटर है, बल्कि ऑफ कोर्स इसका क्या है, सेंट्रॉइड, क्योंकि सर आपका जो ट्रायंगल है वो है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। Did you all get my point? And if you all have understood this particular point, all I'm trying to make you understand is कि सर अगर ये सर्कम सेंटर है तो ये सेंट्रॉइड भी है। क्या सर आप सेंट्रॉइड का फॉर्मूला जानते हो? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। सर ये क्या है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं सर? सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स 0,0। अच्छा सर बस मेरा मन हो रहा है, आप बताओ सेंट्रॉइड कैसे निकालोगे? तो मैं बोलूंगा x1 जो कि क्या है सर, जो कि है a टाइम्स cos थीटा 1 प्लस x2 जो कि है a टाइम्स cos थीटा 2 प्लस x3 जो कि है a टाइम्स cos थीटा 3। x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 विल बी दी कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, जो कि कितना है, 0। आपको रियलाइज हो रहा है 3 वहां गया 0, a कॉमन लिया, बाहर शिफ्ट किया 0, तो बिल्कुल सर cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 कितना आ जाएगा, 0। सिमिलरली क्या मैं sin थीटा 1, sin थीटा 2 और sin थीटा 3 का भी सम 0 प्रूव कर सकता हूं? Did you all understand how easy this question was? Had you been aware of the fact कि ओरिजिन से तीनों वर्टाइसेस की डिस्टेंस सेम है, मतलब सर्कम सेंटर, क्योंकि ये सर्कम रेडियस बन गई। और दूसरे, अच्छा ये हमेशा यूनिक होगा, मतलब किसी एक पॉइंट से अगर तीनों वर्टाइसेस सेम डिस्टेंस पे है, मतलब वो इसका सर्कम सेंटर ही है, क्योंकि वो रेडियस हो गई ना, 3 पॉइंट से सेम डिस्टेंस है, 3 पॉइंट से किसी पॉइंट की सेम डिस्टेंस है, वो रेडियस एक सर्कल की, क्या आप बात समझ पा रहे हो? वो सेंटर है उस सर्कल का, ओ। और इक्विलैटरल में सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड सेम होते हैं, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगा दिया और जो पूछा था वो निकाल लिया। क्वेश्चंस इजी ही होते हैं साहब, आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस में बहुत टफ, बहुत डिफिकल्ट और ऐसे क्वेश्चन नहीं आ जाते कि बहुत कुछ पूछ लिया। वो उन बातों पे सवाल पूछते हैं जो आपने पढ़ रखी हैं, बस ये देखना वो चाहते हैं कि आपने जो पढ़ा है उसे आप अप्लाई करना जानते हो या नहीं, वो जो आपने सीखा है उसे रिकॉल करके क्वेश्चन में सोच पाते हो या नहीं। अगर ऐसा आप कर पाते हो तो बेशक आप मेंस और एडवांस बहुत आसानी से आईआईटी जेईई का क्लियर कर सकते हो। तो कंसेप्ट सीखना और उन्हें अप्लाई करना आपका मोटिव होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो क्वेश्चंस आसान है, और अगर ये क्वेश्चन आपने सीखा और समझा तो क्या थोड़ा आगे बढ़े? थोड़ा आगे बढ़ने पे मुझे ये बात नज़र आती है कि आप जानते हो हमारा प्लेटफॉर्म पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। मतलब किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड, अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हम आपको करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती है, कोई ऐसा ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन नहीं है, पूरे तरीके से एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और बिल्कुल अगर आप चाहें तो हमारे नोट्स के लिए भी एक्सेस कर सकते हो, हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। गेट नोट्स एक लिंक आपको दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे क्लिक करके आप टीम से कम्युनिकेट करेंगे, वो आपको नोट्स को लेकर भी क्लैरिटी दे देंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स एक और ज़रूरी बात, अभी इस लेक्चर में हमने पढ़ा क्या, सर्कम सेंटर और क्या, सेंट्रॉइड। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर और एक्स सेंटर पे एक हल्का फुल्का डिस्कशन करके ट्रायंगल्स के सेंटर्स के बारे में डिस्कशन खत्म करेंगे और फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। क्या आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ आ रही है कि सर ज्योमेट्री ही हम देख रहे हैं बट कोऑर्डिनेट के पर्सपेक्टिव से? आई होप आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। उसको सिखाने के लिए इन क्वेश्चंस के थ्रू जो आपकी हेल्प की जा रही है उससे आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पा रहे हो। और अगर सच में अच्छे से लेक्चर्स आप देख रहे हो और आपको काफ़ी कुछ समझ आ रहा है और बहुत मजे से आप इन चीज़ों को सीख रहे हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अच्छा, कभी भी कोई बैकलॉग क्रिएट ना हो, हमेशा इन्फॉर्म्ड रहें, अप्राइज्ड रहें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। एंड हम चाहते हैं, चूंकि एक सिंगेज बुक का एक कंप्लीट हम सोल्यूशन आपको दे रहे हैं, आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस लेवल की आपको तैयारी करवाई जा रही है, तो हम चाहते हैं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, हर एक स्टूडेंट तक पहुंचाएं जो आईआईटी जेईई का एक एस्पिरेंट है, बोर्ड का जो एस्पिरेंट है, जो इस लेवल पे अपनी चीज़ें परफेक्ट करना चाह रहे हैं, ताकि वो भी इस प्रोडक्ट को अवेल कर पाए और इन वीडियोज़ के थ्रू बेनिफिट हो पाए। विद दैट स्टूडेंट्स, वी आर कल्मिनेटिंग दिस लेक्चर हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।